अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो उनकी रोटेशंस हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको पता है कि किस तरह की होती है। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो होती है हमारे पास, अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल के लिए है तो हमारे पास होता है, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स, ये है सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास डबल वेरिएबल के लिए आती है तो वो होती है जनरल फॉर्म की। अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो ये हमारे पास डबल वेरिएबल के लिए होती है। ठीक है, इसी तरह से फर्दर हम ट्रिपल और फिर आगे फर्दर फोर्थ एंड इस तरह वेरिएबल्स के भी स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम जस्ट 2 तक ही रहेंगे। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द कार्टियन ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। हम इस तरह की इक्वेशंस होंगी उनके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंडीशन है कि ये ए, बी और सी की जो वैल्यूज हैं ये जीरो नहीं है। ठीक है, ये सारी जीरो नहीं होती, इनमें से हो सकता है कोई एक दो जीरो हो। ठीक है, एट अ टाइम ये तीनों जीरो नहीं हो सकती, यानी इनमें से हो सकता है कि कोई एक या दो वैल्यू जीरो हो, सारी एट अ टाइम जीरो नहीं होंगी। अगर ये सारी एट अ टाइम जीरो हो जाए तो ये टर्म्स खत्म और ये टर्म्स आ जाएंगी। ये टर्म्स तो लीनियर के लिए हो जाती हैं, क्वाड्रेटिक तो ना रही हमारी इक्वेशन। तो इसलिए कहता है कि ए, बी एंड सी आर नॉट ऑल जीरो, कि ये सारी जीरो नहीं है। जब सारी जीरो नहीं होंगी तभी तो हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ से जो हमें कर्व मिलेगी उसे हम क्वाड्रेटिक कर्व भी कहते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही कन्वेंशनली कॉल करते हैं कि हमारे पास इससे जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगी, जो भी ग्राफ बनेगा, हम उसे क्वाड्रेटिक कर्व इस कन्वेंशनली कह देते हैं, यानी ऐसे आम जबान में कह देते हैं। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि इससे जो ग्राफ बने वो कर्व ही हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ठीक है, वो कहता है यू मे हैव नोटिस दैट द टर्म द टर्म बी एक्स वाई डिड नॉट अपेयर इन द इक्वेशंस फॉर द कॉनिक सेक्शन। अगर वो कहता है कि अगर आप इस वाली इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन की हमने पीछे जितनी भी इक्वेशंस डिस्कस की हैं उनमें ये वाली बी एक्स वाई की टर्म नहीं थी। ठीक है, उन इक्वेशंस में। तो दिस हैपन बिकॉज द एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन रैन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कहते हैं वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके पास जो एक्सिस हैं, कॉनिक सेक्शंस के जो एक्सिस हैं वो पैरेलल हो जाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, इस वजह से ये टर्म अपेयर नहीं होती। टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन द पैरेललिज्म इज एब्सेंट। वो कहता है क्या हो अगर हमारे पास पैरेललिज्म एब्सेंट हो जाए, यानी अगर हमारे पास कोई पैराबोला है, ठीक है, हम कहते हैं कि वो पैरेलल नहीं है अपने किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो हम एक हाइपरबोला की इक्वेशन लिख रहे हैं। वो कहता है a इज इक्वल टू 3 और उसके फोकस है ये f1 और ये f2। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन का हमारे पास कंडीशन आती है कि इनका जो हमारे पास जो हमारा पॉइंट P है उसका F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस, फिर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम PF1 कैलकुलेट किया, PF2 कैलकुलेट किया। ठीक है, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है 2xy इज इक्वल टू 9। ठीक है, हाँ, अगर हम इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करें, आपको पता है रेडिकल्स की इक्वेशंस आती हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो कहता है ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 2। ठीक है, वो कहता है रिड्यूस टू अ केस ऑफ इक्वेशन 1 इन विच द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म इज प्रेजेंट। तो अगर हम देखें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म प्रेजेंट आ जाती है। हमारे पास जो दो डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट होता है उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, कि जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। द असिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला ऑफ इक्वेशन 2। अगर मैं इस हाइपरबोला की असिम्पटोट्स की बात करती हूँ तो इनके जो असिम्पटोट्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस खुद ही होते हैं। ठीक है, एंड द फोकल एक्सिस मेक, और इसका जो फोकल एक्सिस होता है
वो π/4 का एंगल बनाता है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारी कर्व थी, एक फोकस यहाँ है, एक फोकस यहाँ है, ये हमारे पास पहले हाइपरबोला किस तरह से बन रहे थे हमारे पास, इस तरह के या फिर इस तरह के हाइपरबोलास बन रहे थे। अब हमारे पास जो हाइपरबोला आया है वो इस तरह का, क्योंकि इसके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और आपकी फोकल एक्सिस जो है, फोकस एक्सिस को मिलाकर अगर मैं एक लाइन बनाती हूँ तो उसका एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस π/4 है। ठीक है, ये यही बात किया, रेडियंस विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रेडियन में एंगल हम निकाल रहे हैं। As in this example, the cross product term is present in equation 1 only when the axes of conic are tilted. जहाँ पे हमारे कॉनिक एक्सिस जो है, यानी हमारे जो एक्सिस हैं वो प्रेजेंट हो जाए, वहाँ पे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म प्रेजेंट आ जाती है। यानी जहाँ पे हमारा पैरेललिज्म है कि हमारे जो कॉनिक सेक्शंस हैं वो हमारे एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं बनते बल्कि उनसे अलग बनते हैं, तो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म आ जाती है। वो कहता है टू एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। वो कहता है अब हम इसे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो वो कहता है इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये जो टर्म है एक्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म नहीं आती। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इसे एलिमिनेट करना होगा, और इसे एलिमिनेट करने के लिए हम अपने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास ये था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई, हम इसको थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे जब हमने रोटेट किया तो ये हमारे पास हमारे एक्स प्राइम बन गई आफ्टर रोटेशन। ठीक है, और यहाँ से ये हमारे पास मेरा वाई प्राइम बन गया आफ्टर रोटेशन, यानी मैंने पूरे अपने एक्सिस को रोटेट किया। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था मैंने इसको रोटेट करके ये हमारे पास नया एक्सिस बन गया। ठीक है, ये ठीक है, इसके साथ रिलेशन ये है कि हमने किसी अल्फा डिग्री के ऊपर रोटेट किया है। ठीक है, अब जब हम पॉइंट पी की बात करेंगे, जो हमारे पास, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात करूं जो हमारा पहले था, तो उसमें ये पॉइंट एक्स वाई था, और इसके ऊपर जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन थी वो किसी एम पॉइंट पे कट करती थी। और अब जब मैं इस वाले एक्सिस में बात करूं तो इसमें उसकी वैल्यू कोई एक्स प्राइम वाई प्राइम है, और उस पॉइंट के ऊपर वो किसी एम प्राइम वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली मैं करना यह चाह रही हूँ, आपको याद है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट, आप कार्टियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको नो हाउ है ना। ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। ठीक है, जब हम उसको कार्टियन में कहते हैं तो हम उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, जब हम उसी पॉइंट को पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स या उसके वेरिएबल्स आर और थीटा हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी वही काम चल रहा है, बस हम कोई पोलर कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, बल्कि उसी कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा रोटेट करके एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है, उसमें हम उस पॉइंट को देख रहे हैं। अब लाजमी बात है, जैसे ये आर एक्स वाई पे डिपेंड करता है, वैसे ही एक्स प्राइम भी एक्स वाई से रिलेट करेगा और एक्स वाई से एक्स प्राइम से रिलेट करेंगे। ठीक है, इनमें भी सेम कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास OP की कंडीशन है, इसमें हमारे पास OM और MP का डिस्टेंस कितना बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम रोटेशन ले रहे हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है हमारे पास क्लॉक इस तरह मूव करती है, तो अगर हम क्लॉक के रिवर्स मूव करें, रोटेट करें, तो हमारे पास वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है x की। अब x की वैल्यू हमें पता है कि ये आती है OM के इक्वल है। ठीक है, तो OM की इस वैल्यू को मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है, आपको याद होगा, आप जब फोर्स लेते होते हो आप कहते हो कि ये हमारे पास हमारा फोर्स का वेक्टर है F। जब इस वेक्टर F
फोर्स को जब मैं इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करती हूँ, तो मैं जब इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करती हूँ, तो ये मेरे पास एफ कॉस थीटा, अगर ये कोई थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारा वेक्टर है ये हमारे पास OP है। ठीक है, इस OP के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं OM। ठीक है, और हम यहाँ तक कह रहे हैं कि ये हमारा जो डिस्टेंस है वो x है, तो इस x को मैं यूं लिख सकती हूँ कि ये OP और यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही सेम काम कर रहे हैं। तो OP का अब जब मैं OP का अगर मैं लूं, ठीक है, OP का, ठीक है, ये x के ऊपर लेना है, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये अगर मैं देखूं तो ये आएगा OP कोस, क्या आएगा, एंगल क्या आ रहा है यहाँ पे थीटा और फिर प्लस अल्फा, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल बनेगा ना, तो ये पूरा एंगल इन दो एंगल्स को प्लस होके बनेगा, तो ये रहा। ठीक है, और इसी तरह से y की वैल्यू ये आएगी। तो कोस थीटा प्लस अल्फा के लिए हमने उसके ऊपर फार्मूला आपको पता है, हम लगा सकते हैं कि कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, तो हमने वो फार्मूला लगा लिया और इन दो वैल्यूज के अंदर हमने OP को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ हम इस साइन के लिए भी सेम प्रोसीजर कि हमारे पास ये जो इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास y वैल्यू थी। ठीक है, इसको y साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें, अब अगर आप इस वैल्यू को, अब मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखती हूँ, ठीक है, इस वाले से, तो इसके ऊपर ये m प्राइम है। ठीक है, ये m प्राइम के लिए यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनता है ये x प्राइम है, और x प्राइम में अगर मैं इस वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिजॉल्व करूँ तो ये cos थीटा तक बनेगा। ठीक है, OP cos थीटा x प्राइम और OP sin थीटा y प्राइम। अब इन दो वैल्यूज को अगर देखें तो ये यहाँ पे भी ऑलरेडी मौजूद है, OP cos थीटा, ठीक है, OP sin थीटा, और इसमें भी ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज की जगह x प्राइम और y प्राइम लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशंस फॉर रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के। अगर हम किसी एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो x प्राइम और y प्राइम मिलते हैं, उनका जो x y के साथ रिलेशन है वो ये है। जबकि इसमें ये जो अल्फा है, ये अल्फा x प्राइम y प्राइम कोऑर्डिनेट एक्सिस का x y कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रोटेशन एंगल है कि कितने एंगल पे वो रोटेट हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास वो एग्जांपल है, हमारे पास फाइंडिंग एन इक्वेशन फॉर अ हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब वो हमें दे रहा है द एक्स एंड वाई एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल π/4। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/4 अबाउट द ओरिजिन। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला 2xy = 9। वो कहता है इसके करस्पॉन्डिंग हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो फाइंड करें। ठीक है, अच्छा जी, हम सबसे पहले तो ये एक्स वाई फाइंड करते हैं ना। ठीक है, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है एक्स प्राइम, ठीक है, ये आ जाएगा cos π/4, ठीक है, माइनस वाई प्राइम साइन π/4। तो साइन π/4 हो चाहे cos π/4 हो, इनकी वैल्यू आती है 1/√2। तो यहाँ से बन जाएगा ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। तो दोनों का एलसीएम लेके लिखें तो ये आ जाएगा x प्राइम माइनस वाई प्राइम ओवर √2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब हम y के लिए लिखेंगे तो उसमें सिर्फ एडिशन आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज को सॉल्व करके आप x प्राइम और y प्राइम की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, तो आपके पास अगर इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, इन इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस में वैल्यू बन गई। यानी अब वो पता क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर हम ये देखें, अब ये था, अगर आप सिंपल एक्स वाई में देखो तो ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं बनता हाइपरबोला, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली नहीं बनती। लेकिन जैसे ही हम एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जो रोटेट करता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हाइपरबोला बन रहा है उसकी पैरेलल टू वाई और एक्स एक्सिस वाली यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन बनती है, और ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। ठीक है,
तो दैट मीन्स हम अगर हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास वो चीजें नहीं बनती, हम किसी दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाके उन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी उनकी वही प्रॉपर्टीज हम वहां डिस्कस कर सकते हैं। इन सब का यही मतलब होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ये चीजें क्यों है। तो इसी तरह से वो कहता है अगर यही कंडीशन हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी अप्लाई करें, एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जिसके कोफिशिएंट भी चेंज होंगे और वेरिएबल्स भी चेंज होंगे। और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो न्यू एंड ओल्ड कोफिशिएंट्स जो रिलेट करेंगे वो इन इक्वेशंस के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। उसने आपको इक्वेशंस भी दे दी हैं, ठीक है, उसने आपको एक न्यू फॉर्म भी दे दी है। अब वो कहता है दीज इक्वेशंस शो अमंग अदर थिंग्स दैट इफ वी स्टार्ट with an equation for a curve which cross product term is present, yani b is not equals to 0, we can find a rotation angle alpha that produces an equation in which no cross product term appears, b prime is equals to 0। यानी वो कहता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास b वाली टर्म जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी एक्स वाई वाली टर्म आती है, लेकिन हमने कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम का कोफिशिएंट बी प्राइम ये 0 हो जाए। तो वो कहता है हमें बस एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो इसको 0 कर दे, ठीक है, सिंपल हमने एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो इस टर्म को 0 कर दे। तो हमें हमने वो अल्फा फाइंड करना है। तो बी प्राइम को अगर हम 0 पुट कर दें, यानी ये टर्म को 0 पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है वो कुछ ये वैल्यू आती है, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे किया हम ले गए कि बी, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। बस वैल्यू है बी कॉज अल्फा प्लस सी माइनस ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे साइन अल्फा को उधर ले जाएं, बी कॉज अल्फा इक्वल माइनस सी माइनस ए साइन अल्फा, बी को उधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा, कॉज अल्फा के नीचे डिवाइड कर दें साइन अल्फा, ठीक है, ये साइन अल्फा यहाँ बोथ साइड्स डिवाइड हो गया। यानी बी साइन अल्फा को बेसिकली हम बोथ साइड्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बी से कैंसल, ये साइन अल्फा से कैंसल, ये माइनस अगर हम अंदर ले जाएं तो ये आ जाएगा ए माइनस सी ओवर बी। तो ये वाली टर्म क्या बनती है हमारे पास, कोट अल्फा। और कोट अल्फा हमें पता है कि टैन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 ओवर कोट अल्फा के। तो 1 ओवर ए माइनस सी ओवर बी, तो इससे सिंप्लीफाई करें तो बी ओवर ए माइनस सी, ठीक है। तो यही दो फार्मूलाज उसने यहाँ आपको दे दिए, ठीक है। यानी हम अगली टर्म में हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहते हैं कि हमारे पास एक्स प्राइम स्क्वायर और वाई स्क्वायर की सिर्फ बने, वो ट्रांजिशन टर्म्स ना आए। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि हमें एंगल इस तरह से फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक एंगल हो, अगर एंगल हम यहाँ से फाइंड करेंगे इस सिचुएशन से, तो लाजमी हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा उसमें वो एक्सिस नहीं होगा या वो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म नहीं होगी। अब वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, वो कहता है द coordinate axes are to be rotated through an angle alpha to produce an equation of this। इसकी एक इक्वेशन कर प्रोवाइड करनी है हमने जिसके पास कोई क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म नहीं है। तो हमने उसके लिए एक अल्फा फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन, अपनी जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं जो कि है ए एक्स स्क्वायर, बल्कि यहाँ से देख लें, हमारे पास जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन है वो है ये, ठीक है। अगर मैं इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू मेरे पास है जी 2, ए की वैल्यू है 2, ठीक है। बी की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ठीक है। सी की वैल्यू है जी 1 और एट लास्ट एफ की वैल्यू है -10 और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं इसमें डी,
और ई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले तो अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा अल्फा फाइंड करना है जिसमें नो क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए ये इक्वेशंस हैं जिनमें नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जस्ट कॉट अल्फा की उसमें वैल्यू पुट की, ये आ गया 1/√3। ठीक है, कॉट इनवर्स अप्लाई करें। ठीक है, तो π/3 2 डिवाइड कर दें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/6। अब अल्फा आ गया, ए पता है, बी सी डी ई एफ ये सब वैल्यूज पता है। तो पीछे हमें ये इक्वेशंस दी थी कि हम कैसे किसी दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसके कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से बाकी ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, टी प्राइम, ई प्राइम, एफ प्राइम की वैल्यूज, इन वैल्यूज को पुट करके निकालेंगे तो हमारे पास ये बनती है, और बी प्राइम 0, सी प्राइम। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट आ गई। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास टर्म बन गई। अब ये हमारे पास कर्व क्या बन रही है, इलिप्स। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखो तो इस कर्व से ना, इस इक्वेशन से हमें नहीं पता लग रहा था कि ये इलिप्स है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसका एंगल रोटेट किया जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट टर्म नहीं है, तो उससे हमें पता चल गया कि ये कर्व कहीं ना कहीं इलिप्स शेप बनती है। ठीक है, बनती उसमें भी इलिप्स शेप ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट उसमें कि हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए हमें दूसरी तरफ घुमाना पड़ता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबल ग्राफ्स हैं। ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक। अब उसमें सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, 1 और 2 स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। तो उनकी बताया हुआ है कि सर्कल के लिए क्या होगा, जनरल फॉर्म बताई गई है कि जनरल फॉर्म में इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, और रिमार्क्स यानी कि उसकी पहचान क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट। डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन क्या है, कि हमारे पास अगर ये जनरल फॉर्म दी गई है, वी डो नॉट नीड टू एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म। पीछे हम क्या कर रहे थे, एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट कर रहे थे, तब जाके हमें पता चलता था कि हमारा कौन सा कॉनिक सेक्शन बन रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि हमें इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको बगैर एलिमिनेट किए भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो होती है b² - 4ac, जो हमारे b² - 4ac होती है, स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो b² - 4ac की टर्म होती है, अगर ये हमारे सिंपल उसमें होती है। अब यहाँ पे हमारे पास किस तरह से होगी, टू टेल व्हाट काइंड ऑफ कॉनिक सेक्शन the conic section represents, if this is the only information we want we can apply। अगर हमें सिर्फ ये पता करना हो कि ये बनाते क्या है, तो हमें जस्ट अल्फा बनाने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट उसको जस्ट सिंपली से भी सेव कर सकते हैं। हम क्या देख रहे थे कि अगर बी नॉन जीरो है तो हम रोटेट करते थे, हम अल्फा निकालते थे जो इसको सेटिस्फाई करता था, फिर हम उसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्म निकालते थे जो कि ये बनती थी विदाउट अ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, जिसमें बी प्राइम टर्म नहीं आती थी कि वो 0 हो जाती है। नाउ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 11 इज अ रियल और डीजनरेट। अब हम ये बताते हैं कि हमने जस्ट ये निकाल लिया, अब हम इसका ग्राफ नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ ये बताएंगे इज अ रियल और डीजनरेट, कि वो रियल टर्म आती है कि डीजनरेट। अब वो कहता है पैराबोला क्या होगा, इफ अगर पैराबोला बनेगी अगर ए प्राइम और सी प्राइम की वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो। ठीक है, तो पैराबोला बनेगा। यानी अगर हमने चेक करना है तो हमने सिर्फ ए प्राइम और सी प्राइम की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट के उसमें जाएंगी। ठीक है, ए प्राइम और सी प्राइम की बेसिकली हम अगर आप वैल्यूज का प्रोडक्ट यहाँ से निकाल के देखो तो पीछे जो हमारी इक्वेशंस दी गई हैं वो बेसिकली वही चीज बनेगी हमारे पास b² - 4ac। अगर ये ए प्राइम और ये सी प्राइम क्या प्रोडक्ट अगर आप ले लें तो ठीक है, सेम चीजें ही बनेगी जो पीछे हमारी बन। ठीक है, यही b² - 4ac वाला फार्मूला बनेगा, लेकिन क्योंकि हमने इस इक्वेशंस की इसी टर्म में बताना है तो उसमें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये ए प्राइम और सी प्राइम आएगा। तो यानी ए प्राइम सी प्राइम की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पैराबोला, ग्रेटर देन 0 हो तो इलिप्स और लेस देन 0 हो तो हाइपरबोला। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन 6 दैट फॉर एनी रोटेशन ऑफ एक्सिस b² - 4ac इक्वल होता है b'² - 4a प्राइम c²। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर b प्राइम का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाए 4a प्राइम c प्राइम के,
तो फिर हमारे पास पैराबोला बनेगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएं। नेक्स्ट इलिप्स कब बनेगा, जब बी प्राइम स्क्वायर माइनस 4a प्राइम सी प्राइम की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो इलिप्स और यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर हाइपरबोला, ठीक है। अब इसी चीज को उसने इसी टर्म में बताया हुआ है कि कौन सी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। वही डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट, तो अगर हमने अप्लाई करना हो इसको चेक करने के लिए, ठीक है, पीछे उसकी उसने फॉर्मेशन बताई है, अब हमने चेक करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको जनरल वाली के साथ कंपेयर करके बी ए सी डी ई एफ की वैल्यूज निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला पुट करो। अगर ये वैल्यू 0 है डेट मीन्स के ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। लेस देन 0 है तो इलिप्स, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला, ठीक है। अभी देख कर लिए इतना ही हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या है। अब यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 16 का जो ब्लॉक है ये आप लोगों ने करना है, जहां पे वो आपको बता रहा है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट लगाना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट से बताएं कि आया वो पैराबोला है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस का बता रहा है, वो कहता है 17 to 26 तक आपने ये काम करना है। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करना है, यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम इस तरह से कि उसमें कोई क्रॉस प्रोडक्ट टर्म ना आए, यानी पहले आपने अल्फा फाइंड करना है और फिर ए प्राइम और उन सब की वैल्यूज, ठीक है, विद द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन यू यूज। अब हर एक इक्वेशन का साइज और डायरेक्शन भी वेरी करेगा इसमें, ठीक है। आपने ये 26 तक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा 10.3 सेक्शन खत्म हो गया। ये सारी थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं कि आप कैसे साइंस और कोसाइंस इवेल्युएट कर सकते हो, वो आपको उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपने यही करना है। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस के साथ।